हेलो बेटा। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सकुशल होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से घर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास रीजनिंग की होगी और रीजनिंग में भी जो टॉपिक होगा वो है एनालॉजी, संबंधात्मक अभ्यास को आज हम पढ़ने वाले हैं। दिल्ली पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो स्टार्टिंग वाली अभ्यास हैं हमारी रीजनिंग में वो इतनी महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो पार्ट है आपका, जो आपका परीक्षा में आने वाला है, जो रीजनिंग का पार्ट है, उसमें स्टार्टिंग वाली जो अभ्यास हैं और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है भैया, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में महत्व रखती हैं। वहाँ से ज़्यादा मिलेगा आपको, परीक्षा में क्वेश्चंस की संख्या होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे कि स्टार्टिंग की बात करें, यदि पहली अभ्यास की हम बात करें तो पहली अभ्यास हो गई हमारी श्रेणी क्रम, उसके बाद में फिर संबंधात्मक आ गई, उसके बाद में फिर वर्गीकरण आ गई, क्लासिफिकेशन, शब्द निरूपण, वर्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा होता है, बाकी आगे जितनी भी अभ्यास है हम कहेंगे होता तो वहाँ से भी है, लेकिन वहाँ जो प्रश्नों की संख्या होगी परीक्षा में वो कम। जबकि ये जो स्टार्टिंग वाली हमारी अभ्यास है, सीरीज टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी टेस्ट है, इनमें से बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं। और इसी अधिकता को देखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं आज की अपनी अभ्यास संबंधात्मक एनालॉजी। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन होगा, सबसे पहले ऊपर मैं बता देता हूँ क्या लिख कर देगा कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ मिलेगा हमें क्वेश्चन के ऊपर और उसके बाद में फिर प्रश्न होगा। प्रश्न की संख्या कम से भी कम मैं आपको बता रहा हूं, 3 तो 100% होने वाली है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो जरूर ही आने वाले हैं और ऐसा भी हो सकता है 3 से अधिक प्रश्न भी आपको इस अभ्यास से देखने के लिए परीक्षा में मिल जाए। अब प्रश्न को करने का तरीका क्या होगा और वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यदि हमें तरीका ही पता नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई। यहाँ तो अनुपात समानुपात के निशान हमें दिखाई दे रहे हैं। अब गणित का क्वेश्चन थोड़ी है जो अनुपात समानुपात के तरीके से हो जाएगा भाई। अनुपात समानुपात में हमें पता है फार्मूला क्या होता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। अब यदि मैं यहाँ x लिख भी दूँ तो x गुणा फूल बराबर होगा गुलदस्ता गुणा अपराधी के। अब फूल से तो ना गुलदस्ता डिवाइड होता और ना ही अपराधी, तो आंसर कैसे आएगा? तो यहाँ करने का तरीका क्या होगा वो ज़्यादा यहाँ महत्व रखता है कि करें कैसे प्रश्न को, ये जो प्रश्न है ये हल कैसे होंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को करने का तरीका आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और याद रखना है भैया कि जब भी क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आएगा कि फूल अनुपात गुलदस्ता समानुपात अपराधी अनुपात आगे क्या होगा, तो पहली बात तो ये कि इन चिन्हों को हमें अनुपात के हिसाब से नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है, पहले तो मैं इसको ठीक ठीक इसका उच्चारण आपको करके बताता हूं कि है क्या, पढ़ना कैसे है। प्रश्न को पढ़ना ऐसे है कि फूल के संबंध में है गुलदस्ता, ये जो अनुपात का निशान है ना, यहां संबंधात्मकता को दर्शाता है कि जब फूल के संबंध में है गुलदस्ता तो अपराधी के संबंध में क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अर्थात एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि इन प्रश्न को करने का जो तरीका है वो ये होगा कि जो संबंध शुरू के दोनों पदों में होगा वही संबंध लास्ट के दोनों पदों में होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कुछ और करते हैं तो मैं कह नहीं सकता। तुक्का में यदि क्वेश्चन ठीक हुआ तो हुआ, अन्यथा गलती होने वाला है। यदि आप इससे इसे मैच करेंगे और इससे इसे मैच करेंगे तो 100% गलत हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अब क्वेश्चन करते हैं जी, कैसे हमने क्वेश्चन करना होगा। और देखिए मैं तो ऐसे कहूंगा कि सबसे आसान भी यही क्वेश्चन होते हैं और सबसे कठिन भी यही क्वेश्चन होते हैं। भाई आसान कैसे है? आसान तो ऐसे है कि माइक्रो सेकंड से भी कम में आंसर आ रहा है। कठिन ऐसे है कि यदि हमें इनके बीच का संबंध पता ना हो तो फिर हम अगला संबंध ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे कि क्या होगा। अगर हमें यही पता नहीं है कि फूल और गुलदस्ता में क्या संबंध होगा, फिर अपराधी का संबंध आगे क्या होगा, वो तो हम बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। आप में से जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है आप में से भी बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसका आंसर गलत देंगे। चलिए आंसर देना स्टार्ट करते हैं प्रश्न का। अब लिखा हुआ है फूल के संबंध में गुलदस्ता, तो मुझे देखना होगा कि आखिर फूल और गुलदस्ता में क्या संबंध है।
जो संबंध फूल और गुलदस्ता में हो गया वही संबंध अपराधी का आगे वाले चारों विकल्पों में से किसी ना किसी एक में होगा। और विकल्प भी बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं यहाँ। ऐसा नहीं कि जी हम डायरेक्ट ही आंसर बता देंगे, काफी हद तक विकल्प पे भी डिपेंड होगा क्वेश्चन की विकल्प कैसे दिए हुए हैं। चलें जी, अब मुझे एक बात बताइए कि फूल और गुलदस्ता में क्या संबंध दिखाई दे रहा है आपको। फूल और गुलदस्ता में ये संबंध है कि जब फूल होंगे मतलब फूलों से मिलकर बनेगा गुलदस्ता। जैसे कि एक फूल है तो एक फूल से तो गुलदस्ता नहीं होगा, एक से अधिक फूल जब मिल जाएं तो उन फूलों को मिलाकर हम कहेंगे, जब बहुत सारे फूल एक जगह मिल गए तो वो बन गया गुलदस्ता, फिर हम उसको फूल नहीं कहेंगे। फिर जब बहुत सारे फूल या एक से अधिक फूल हम आपस में मिला लें एक जगह तो वो फिर गुलदस्ता का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार जब एक से अधिक मतलब बहुत सारे अपराधी आपस में मिल जाएंगे तो फिर वो एक गिरोह का रूप लेंगे और सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। मुझे पता है आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी सोच रहे होंगे कि फूल को रखा जाएगा गुलदस्ता में और अपराधी को रखा जाएगा कारागृह में, जेल में, तो वो गलत हो जाता भाई, वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि फूल को गुलदस्ता में नहीं रखा जाता, फूलों से मिलकर गुलदस्ता बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें और समझ लीजिए, एक बात मैं आपको और बता दूं। अब इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक तो हमारा ये हो गया कि जी इस प्रकार शब्दों का संबंध हमने बताना पड़ेगा। आगे हम पढ़ रहे होंगे तो इंग्लिश वाले लेटर आ जाएंगे, हमारे डिजिट आ जाएंगे, उनका हमें बताना पड़ेगा क्या संबंध होगा। अंकों का संबंध हमसे पूछा जाएगा लास्ट में। अंकों में फिर हमने बताना पड़ेगा कि मानिए कहीं लिखा हुआ है कोई नंबर, मानो ऐसे लिख के दे दें हम कि लिखा हुआ है 26 के संबंध में आगे लिखा हुआ है 25, तो हमें बताना है कि 27 के संबंध में अगला पद क्या होगा। इस प्रकार से मतलब भिन्न भिन्न टाइप के प्रश्न होंगे और वो सारे ही टाइप्स में आपको क्लियर करा के चलूंगा। तो यहाँ तो सही उत्तर हो गया जी विकल्प नंबर बी। इसके बाद में आता है प्रश्न संख्या 2। अब यहाँ क्या है भैया कि इसमें कई प्रकार से हमारी दिमागी खपत होने वाली है। एक तो ये है कि जो सामान्य सी चीज़ें होती हैं उनके विषय में भी बात चल जाएगी, जैसे कि हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे फूल गुलदस्ता के विषय में बात हो गई अभी। अब यहाँ जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सामान्य ज्ञान का भी क्वेश्चन इसी में बन सकता है। जैसे ये आ गया जी जनरल साइंस का आ गया कि रतौंधी के संबंध में है विटामिन ए, तो स्कर्वी के संबंध में अगला पद क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो मुझे पता है अधिकतर विद्यार्थियों ने इसका आंसर दे दिया होगा, लेकिन आंसर महत्व नहीं रखता। महत्व ये बात रखती है कि क्या हम इन क्वेश्चन को करना सीखे, कहीं गलत तो नहीं कर रहे। तो करने का सही तरीका ये होगा कि जो संबंध शुरू के दोनों में होगा वही संबंध लास्ट के दोनों में भी होगा। अब रतौंधी और विटामिन ए में क्या संबंध है भाई? रतौंधी जो रोग होगा वह किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से आंखों में रतौंधी रोग हो जाएगा। यदि रतौंधी मतलब रोग पहले लिखा हुआ है, किसकी कमी से हुआ वो बाद में, इसी प्रकार आगे भी होगा भैया। तो स्कर्वी रोग जो होगा वह किसकी कमी से होगा भाई? विटामिन सी की कमी से। और कहाँ है विटामिन सी? विकल्प नंबर सी, ये हमारा सही उत्तर हुआ। अब मैंने आपको एक बात और बताई कि रोग पहले लिखा हुआ है, किसके कारण हुआ वो बाद में लिखा हुआ है, तो इसकी भी बड़ी ही महत्वता है भैया। अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन लिख के दूं कि मानिए एक प्रश्न मैंने आपको ऐसे लिख के दिया और मैंने लिख के दिया भैया कि ऐसे लिख दिया मैंने कुर्सी, और कुर्सी के संबंध में मैंने लिख दिया बढ़ई। ठीक है भैया, यहाँ तक तो बात क्लियर आ रही है समझ में आपको कि कुर्सी और बढ़ई लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा? तो आगे क्या है कि मैं पूरे कोई ब्लैंक छोड़े देता हूँ, है ना, पूरा ही पद हमें बताना है अगला पद क्या होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन यदि मैं लिख के दूँ आपको, तो पहला ऑप्शन मैं ऐसे लिख के दे रहा हूँ आपको कि पहला तो ये लिख दिया मैंने सुनार और आभूषण, सुनार और आभूषण। यदि दूसरे विकल्प की हम बात करें तो विकल्प नंबर बी में मैंने ऐसे कुछ लिख के दिया है विकल्प नंबर बी में हमने ऐसे लिखा है कि किसान और हल। उसके बाद में विकल्प नंबर सी की यदि हम बात करें, चलो इधर लिखे देते हैं, और विकल्प नंबर सी की यदि हम बात करें तो विकल्प नंबर सी में भैया आने वाला है वस्त्र, और यहां लिख दिया मैंने आपका दर्जी। इसके बाद में आता है विकल्प नंबर डी। यदि विकल्प नंबर डी की हम बात करें तो विकल्प नंबर डी में भैया मैं यहां लिखे देता हूं, ये इसको नहीं यहां लिखते हैं,
लोहार लिख दिया, या ऊ की मात्रा भी हम लगा सकते हैं। लोहार, लोहार के संबंध में मैंने यहाँ लिख दिया आपका कुछ भी हम लिख सकते हैं, हथौड़ा लिखे देता हूँ चलो। इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन के 4 विकल्प बनाए। अब आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा, मतलब जो संबंध कुर्सी और बढ़ई के बीच में है वही संबंध इन चारों में से किस में होगा, अब आपने बताना है। तो यहाँ बहुत से विद्यार्थी गलती कर देंगे बताने में। हो सकता है ये भी सोचें कि जी ये तो गलत है, ये तो सभी में एक जैसा संबंध आ रहा है, ये तो सभी में एक जैसा संबंध आ रहा है। तो देखिए यहाँ संबंध की यदि हम बात करें तो क्या है, देखिए कुर्सी और कुर्सी का संबंध दर्शाया गया है बढ़ई से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुर्सी को बनाता कौन है, भाई बढ़ई। कुर्सी बनाएगा कौन, बढ़ई। बात आ रही है समझ में। कुर्सी को बनाने वाला कौन हुआ, बढ़ई। जिस प्रकार बढ़ई कुर्सी बनाएगा, इस प्रकार हम देख सकते हैं, जिस प्रकार बढ़ई कुर्सी बनाएगा उसी प्रकार सुनार आभूषण बनाएगा, तो ये भी ठीक आ रहा है। किसान हल चलाएगा तो हो सकता है ये भी ठीक आ रहा है। दर्जी वस्त्र बनाएगा, ये भी ठीक आ रहा है। लोहार हथौड़ा बनाएगा या हथौड़े से उसका कार्य होगा, चलो इसको छोड़े भी देते हैं हम। लेकिन अब ध्यान हमने ये देना है कि इनमें से कौन सा उत्तर ठीक है। तो इनमें से बहुत से विद्यार्थी तो हो सकता है पहला ही लगा दें कि जी इसी प्रकार सुनार आभूषण बनाएगा, जबकि ये गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। किसान हल बनाएगा, खैर ये तो गलत है ही। लोहार हथौड़ा बनाएगा, हो सकता है ये ठीक भी हो कि लोहार हथौड़ा बना दे, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो गलत है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही उत्तर है विकल्प नंबर सी कि वस्त्र के संबंध में होगा दर्जी। अब मैं बताता हूं क्यों। देखिए इनकी पोजीशन भी हमने ध्यान रखनी है कि इनका स्थान क्या है। इनके स्थान से मेरा मतलब ये है कि जो चीज़ बनाई जा रही है वो स्टार्टिंग में है और जो बनाने वाला है वो उसके बाद में है। बात आ रही है समझ में आपको। जो चीज़ बनाई जा रही है वो शुरू में है और बनाने वाला बाद में है। तो जो चीज़ बनाई जा रही है वो शुरू में है और बनाने वाला बाद में है। लेकिन यहाँ क्या था, बनाने वाला स्टार्टिंग में था और बनने वाली चीज़ बाद में थी, इसलिए ये गलत था। वरना अगर पहले आभूषण और बाद में सुनार लिखा होता तो ये भी ठीक हो जाता। तो यहाँ सही उत्तर हुआ वस्त्र और दर्जी। तो जो संबंध कुर्सी और बढ़ई के बीच में है वही संबंध वस्त्र और दर्जी के बीच में होगा। ठीक है, और आगे बात करेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चनों की। इसके बाद में आता है तीसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या है कि शेर के संबंध में है मांद, तो खरगोश के संबंध में बताइए अगला पद क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, शेर और मांद में क्या संबंध है? शेर और मांद में क्या संबंध है? तो भैया शेर और मांद में ये संबंध है कि शेर के रहने के स्थान को, मतलब शेर के घर को मांद कहते हैं। जब शेर का घर मांद है तो इसी प्रकार खरगोश के घर को क्या कहेंगे? खरगोश कहाँ रहेगा? तो भाई बहुत से तो खरगोश को खाई में भी फेंक देंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। बहुत से कहेंगे गड्ढे में रह लेगा। अरे गड्ढे में कैसे रह लेगा भाई खरगोश? बहुत से कहेंगे जी खरगोश तो छेद बना के रहेगा, ये भी गलत हो गया। उस छेद को बिल कहेंगे। भाई खरगोश के घर को कहते हैं बिल। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है। ठीक है, जिस प्रकार सांप बिल में रहता है उसी प्रकार खरगोश भी बिल में रहेगा। आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं भाई परीक्षा की दृष्टि से तो, और बहुत आसान भी होते हैं और कठिन भी इतने होते हैं भैया कि यदि आपका पढ़ा लिखा शब्द है, आपका समझा हुआ शब्द है, आपने वो शब्द पहले सुन चुके हैं, उसके विषय में उसकी जानकारी है तो बता देंगे, अन्यथा नहीं। जैसे कि घड़ी के संबंध में समय, तो अखबार के संबंध में अगला पद क्या होगा? आप मुझे बताओ घड़ी और समय में क्या संबंध है? भाई घड़ी और समय में ये संबंध है कि घड़ी समय बताती है। जिस प्रकार घड़ी समय बताती है उसी प्रकार अखबार क्या बताएगा? तो भाई अखबार बताएगा समाचार। ये हमारा सही उत्तर हुआ। भाई अखबार कागज बताएगा, नौकरी बताएगा, चलचित्र बताएगा? नहीं, अखबार बताएगा समाचार। नौकरी की भी कोई जानकारी है तो उसको समाचार ही कहेंगे हम। ठीक है भैया, तो अखबार क्या बताएगा, क्या दर्शाएगा? समाचार। तो जो संबंध, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, जो संबंध शुरू के दोनों में है वही संबंध लास्ट के दोनों में होना चाहिए, अन्यथा कोई और फॉर्मूला यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। या फिर ऐसे कर लो कि भाई हमें पता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। तो मध्य पदों के गुणनफल के मतलब हो गया भाई कि गैराज और हवाई जहाज की गुणा लगा के, हवाई जहाज की गुणा लगा के और डिवाइड कर दो किससे? मोटर कार से। किससे डिवाइड कर दें? मोटर कार से। तो हमें आंसर पता चल जाएगा। आंसर क्या होगा? अब कैसे पता चले यार आंसर क्या होगा? ऐसे क्या हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं क्या? कौन सा? अनुपात समानुपात का फार्मूला लग जाएगा क्या? अरे अनुपात समानुपात कैसे लगा देंगे यार इसमें तो ये रीजनिंग है, संबंधात्मक चलेगा। जो संबंध शुरू के दोनों में वही संबंध लास्ट के दोनों में। अब देखे लेते हैं जी शुरू के दोनों में संबंध क्या है।
यदि शुरू के दोनों की संबंध करें तो मोटर कार और गैरेज, जिस प्रकार मोटर कार के खड़े होने का स्थान गैरेज होता है, जैसे कि मोटर कार को हम कहाँ पार्क करेंगे, गैरेज में, उसी प्रकार हवाई जहाज को कहाँ पार्क करना पड़ेगा भाई, बताइए जल्दी, हवाई जहाज कहाँ पार्क होगा, हैंगर, ठीक है, विमानशाला। सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी। कई बार आ चुका है परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 वाली में भी था, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है जी अगला, और ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है व्हेल के संबंध में स्तनपाई, तो कछुआ के संबंध में बताइए क्या होगा। व्हेल और स्तनपाई में क्या संबंध है बताइए आप मुझे। तो जिस प्रकार व्हेल मछली जो है वह किसके अंतर्गत आएगी, स्तनपाई ग्रुप के अंतर्गत आती है, मैमल्स होते हैं, ठीक है, स्तनपाई होती है। उसी प्रकार से कछुआ किस ग्रुप में आएगा भैया, कछुआ किस में, सरीसृप होता है क्या, मोलस्क होता है क्या, मछली होता है क्या, उभयचर होता है, बिल्कुल ठीक है, उभयचर ग्रुप में आएगा, जलचर, थलचर और उभयचर। तो यहाँ से इसी प्रकार से हम देखें तो व्हेल किस किस प्रकार की हुई, स्तनपाई ग्रुप में आती है, मैमल्स होते हैं, और कछुआ कौन से ग्रुप में आता है, कछुआ आएगा उभयचर ग्रुप में, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब आया क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा। तो थोड़े से क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपको समझाने के लिए, जिससे कि अच्छे से आपकी स्टडी हो जाए, बढ़िया से आपको समझ में आ जाए कि आखिर इन प्रश्न को करने का फॉर्मूला क्या है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा हम यहाँ कर देंगे। और वो जो अभी बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई वो तो बहुत महत्व रखती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम आगे पीछे लगा देंगे। जो स्टैंडर्ड हमारा स्टार्टिंग में बना है वही लास्ट में होना चाहिए, फॉर्म बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे कि छाता और धूप, अब छाता और धूप में क्या संबंध है, जिस प्रकार छाता हमें धूप से बचाता है उसी प्रकार ओजोन का संबंध आगे किससे बनाना पड़ेगा भाई, छाता बचाता है हमें धूप से, या छाता रक्षा करता है धूप से, और ओजोन परत हमारी रक्षा करती है किससे, पराबैंगनी किरणों से। तो सही उत्तर हुआ यहाँ विकल्प नंबर सी। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन आगे। बस देख लो आप कहीं गलती ना कर दें, परीक्षा में आया क्वेश्चन और आपने गलत कर दिया तो भाई बड़ी ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब धुआं प्रदूषण के संबंध में, धुआं के संबंध में प्रदूषण, तो संबंधात्मक में युद्ध के संबंध में हमें बताना है क्या पद होगा। अब देखना यह है कि जी धुआं के से प्रदूषण का क्या संबंध है भाई। जिस प्रकार धुआं से प्रदूषण फैलता है भाई, अत्यधिक धुआं होगा या धुआं होने से प्रदूषण फैलेगा, तो भाई युद्ध से क्या होगा, फिर युद्ध से शांति हो जाएगी, युद्ध से विजय मिल जाएगी, युद्ध से संधि हो जाएगी, युद्ध से विनाश होगा। ये क्वेश्चन भी बीती कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसको याद रखें कि जिस प्रकार धुआं से प्रदूषण फैलेगा उसी प्रकार युद्ध से विनाश फैलेगा भैया, विनाश होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, इसके बाद में आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आया जी, आगे बढ़िया। यदि बढ़ई के लिए लकड़ी तो दर्जी के लिए क्या होगा, चलो अभी बताते हैं। अरे ऐसा ही तो एक एग्जाम्पल हमने अभी लिया था थोड़ी देर पहले। यहाँ देखते हैं जी, बढ़ई के लिए लकड़ी, तो इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है क्वेश्चन को कि बढ़ई के संबंध में लिखा हुआ है भाई लकड़ी। अब हमसे पूछा क्या है, दर्जी के लिए बताओ क्या होगा, मतलब दर्जी के संबंध में हमें बताना है क्या होगा। तो बिल्कुल बता देते हैं जी, दर्जी के संबंध में क्या होगा। अब पहले तो मुझे बताओ बढ़ई और लकड़ी में क्या संबंध है। ये लड़की तो नहीं लिख गया कहीं, अरे नहीं लड़की नहीं है, लकड़ी ही लिखा है, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाती। बढ़ई और लड़की का संबंध निकालना तो बड़ा कठिन पड़ जाता। तो बढ़ई और लकड़ी में क्या संबंध है, तो जिस प्रकार बढ़ई का मुख्य कार्य लकड़ी पर निर्भर रहता है, या बढ़ई रहता ही लकड़ी पर निर्भर है यार, लड़की पर नहीं, लकड़ी पर निर्भर है ना। क्यों, क्योंकि बढ़ई का जितना भी कार्य होगा लकड़ी से संबंधित होगा भाई। लकड़ी की कुर्सी बनाएगा, लकड़ी का फर्नीचर बनाएगा, लकड़ी से ही तो जो भी कुछ बनाना है बढ़ई वहाँ से बनाएगा। अब इसी प्रकार दर्जी का बता दो मुझे भाई, दर्जी किससे बनाएगा, दर्जी क्या बनाता है, दर्जी तो कपड़े बनाएगा। अब कपड़े किससे बनाएगा, अब देखे लेते हैं जी, वस्त्र बनाने, दर्जी को कहने का मतलब वस्त्र, कपड़े नहीं वस्त्र, वैसे तो हम कपड़े भी कह देते हैं, क्लॉथ भी, लेकिन वस्त्र होगा। अब वस्त्र किससे बनाएगा, सिलाई मशीन, सुई, धागा या कपड़ा, तो यहाँ सही उत्तर होगा कपड़ा। तो जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर बनाएगा उसी प्रकार दर्जी कपड़े से वस्त्र बनाएगा। आगे चलें, अब आया ना समझ में आपको। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी में ये सेकंड टाइप आ गया, इसी में ये हमारा सेकंड टाइप है। दूसरा टाइप क्या है कि अब की बार केवल पहला और दूसरा हमें देकर और बाकी पूरा पेयर हमसे पूछा है, बाद वाला पूरा जोड़ा हमें बताना है क्या होगा। फॉर्मूला तो वही है भैया, कौन सा वाला, कि जो संबंध शुरू के दोनों में वही संबंध लास्ट के दोनों में भी होना चाहिए। अब
क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10वें में कि प्रवेश के संबंध में निकासी। अब मुझे बताओ प्रवेश और निकासी में क्या संबंध है। जो संबंध इसमें होगा वही इन चारों विकल्पों में से किसी एक ग्रुप में भी होगा। तो भाई प्रवेश और निकासी, तो प्रवेश और निकासी में क्या संबंध दिखाई दे रहा है आपको? ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक एंट्री है एक एग्जिट है। भाई प्रवेश मतलब एंट्री, निकासी मतलब एग्जिट, ठीक है। तो ये तो एक दूसरे के विलोम लिखे हुए हैं भाई, अपोजिट हैं, ये तो विपरीतार्थक शब्द है। अब विपरीतार्थक देखना है, बेईमानी का चोरी होगा, झूठ का फरेब होगा, काला का कृष्ण होगा या वफादारी का धोखा होगा। तो सही उत्तर हो गया भाई वफादारी का धोखा, है ना। वफादारी का विपरीत क्या हो गया? धोखा हो गया। तो यहां सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी। आगे चलें, अब आया अगला और वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां कि लेखक के संबंध में पुस्तक। अब हमें बताना इन चारों में से कौन सा संबंध बिल्कुल इसी संबंध को दर्शाएगा। अब लेखक और पुस्तक के संबंध में, दोनों लेखक और पुस्तक में क्या संबंध है भाई? लेखक और पुस्तक में जो संबंध है वो ये है कि लेखक जो लिखता है, पुस्तक लिखता है या पुस्तक को कौन लिखता है? लेखक। भाई पुस्तक को कौन लिखेगा? लेखक लिखेगा। उसी प्रकार इनमें से देख लो, कवि को कौन लिखेगा? कविता। गलत। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, बहुत से विद्यार्थी इसको भी सही मानेंगे कि जी जो संबंध लेखक और पुस्तक में वो कविता और कवि में भी तो आ रहा है, कविता को कवि ही तो लिखेगा। अरे लेकिन आप देखेंगे कि इनका जो ऑर्डर है वो एकदम ठीक क्रम में नहीं है। हमें क्या है, पहले लेखक लिखा हुआ है तो पहले कवि होना चाहिए था, बाद में कविता होना चाहिए था, तब तो ठीक होता, अन्यथा तो गलत ही है भैया। आगे क्या है, कुर्सी और बढ़ई। अब देखो कुर्सी और बढ़ई, अब कुर्सी और बढ़ई, कुर्सी और बढ़ई वही बात आ गई पुरानी वाली। अब मुझे एक बात बताइए, पहले लेखक है तो पहले बढ़ई होना चाहिए था, पहले लेखक है तो पहले सुनार होना चाहिए था, पहले लेखक है तो पहले गायक होना चाहिए। ये हमारा सही उत्तर है। जिस प्रकार लेखक पुस्तक को लिखेगा उसी प्रकार गायक गीत को गाएगा, या पुस्तक को लिखता है लेखक, गीत को गाएगा गायक, है ना। बाकी देखो वही पुराना क्वेश्चन आ गया जो मैं भी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, बना के मैंने बताया था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि इसमें ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन गलत इसलिए है क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर मिसमैच था। पहले लेखक था बाद में पुस्तक। तो जो काम करने वाला है वो स्टार्टिंग में होना चाहिए था, जो भी पर्सन है। जैसे कवि स्टार्टिंग में, कविता बाद में होती तो ये भी ठीक होता, बढ़ई शुरू में, कुर्सी बाद में होती तो ये भी ठीक होता, सुनार स्टार्टिंग में, अंगूठी बाद में होती तो ये भी ठीक हो जाता। क्यों? क्योंकि सुनार अंगूठी बनाएगा उसके बाद में। यदि ये तो है ही ठीक हमारा कि गायक स्टार्टिंग में है गीत बाद में है, तो गायक गीत गाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन ऐसे ही, एक और देखें 12वां प्रश्न। भाई 12वें प्रश्न की बात करें तो लिखा हुआ है दस्ताना के संबंध में हाथ। अब दस्ताना और हाथ में क्या संबंध है भाई? मुझे बताइए दस्ताना और हाथ में क्या संबंध है? अरे दस्ताने पहने जाते हैं हाथ में, जिस प्रकार दस्ताने पहने जाते हैं हाथ में उसी प्रकार टाई पहनी जाएगी कमीज में, कोट पहना जाएगा जेब में, गर्दन पहनी जाएगी कॉलर में, या जुर्राब पहनी जाएगी पैर में। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, जुर्राब पहनी जाएगी पैर में। बताओ भैया, अरे यार जुर्राब को भी हाथ में पहन लोगे? तुम ही बताओ, मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ पा रहा? जिस प्रकार दस्ताना पहना जाएगा हाथ में उसी प्रकार टाई पहनी जाएगी कमीज में, कोट पहना जाएगा जेब में, गर्दन पहनी जाएगी कॉलर में, तीनों गलत हैं, जुर्राब पहनी जाएगी पैर में। आगे आते हैं, चलिए जी अगला देखें। इसके बाद में एक और आया प्रश्न हमारा, यहाँ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि फल के संबंध में है सेब। तो अगला हमने पूरा पेयर इसी संबंध को दर्शाने वाला बताना है, क्या होगा? तो भाई फल और सेब में क्या संबंध है? तो जिस प्रकार हम ऐसे भी देख सकते हैं, इधर से सेब एक फल है, ठीक है, जिस प्रकार सेब फल के अंतर्गत आता है। भी बहुत सारे फल की कैटेगरी हैं, सेब भी है, संतरा भी है, लीची है, बहुत सारे कितने सारी वैरायटी के फल हैं। तो अलग अलग फल जो फलों के अंतर्गत आते हैं, है ना।
जैसे कि फलों के अंतर्गत सेब आ गया, सेब फलों के अंतर्गत आ गया। मानो अनार लिखा होता तो वो भी फल के अंतर्गत आ जाता। इसी प्रकार अब हमने देखना है कि स्मारक, ताजमहल, औषधि, डॉक्टर, नदी, महासागर या वर्षा और बादल। देखे लेते हैं जी क्या होगा। तो जिस प्रकार सेब एक फल है, उसी प्रकार ताजमहल एक स्मारक है, उसी प्रकार डॉक्टर एक औषधि है, उसी प्रकार महासागर एक नदी है, उसी प्रकार बादल एक वर्षा है। सारे गलत हैं। सही उत्तर हुआ जिस प्रकार सेब एक फल है या सेब फल के अंतर्गत आता है, सेब फल ही अच्छा लगेगा कहने में कि सेब एक फल है, उसी प्रकार ताजमहल स्मारक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें जी। अब आ जाओ आगे, इसे देखेंगे। लिखा हुआ है सिग्नल के संबंध में ट्रैफिक। अब सिग्नल और ट्रैफिक में क्या संबंध है? जो संबंध सिग्नल और ट्रैफिक में होगा वही संबंध दरवाजा और गृह में, बांध और नदी में, लेंस और प्रकाश में, ब्रेक और चक्का में होगा। करके देखो भाई थोड़ा सा, क्या आप लोग कर पाते हैं इस प्रश्न को? क्या क्वेश्चन है कि सिग्नल और ट्रैफिक, तो मुझे बताओ भाई सिग्नल और ट्रैफिक में क्या संबंध है? जो संबंध सिग्नल और ट्रैफिक में है वही संबंध इन चारों में से किसी में होगा। अब जिस विद्यार्थी ने सिग्नल और ट्रैफिक का संबंध निकाल लिया, जिसने सिग्नल और ट्रैफिक के बीच में संबंध निकाल लिया, वो तो इस क्वेश्चन को कर लेगा। और जिस पर सिग्नल और ट्रैफिक के बीच का संबंध नहीं निकल पाया, वो किसी भी कीमत पे इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। तुक्का में हो जाए तो वो एक अलग बात है कि जी मैंने तुक्का लगा दिया डी पर, सी पर, बी पर, ए पर, किसी एक पर, तो ठीक होने की संभावना हो सकती है। और बाकी तो भाई जिसने किया, अब जिसको पहचान है इनके विषय में, जो समझ गया होगा इनका संबंध, वो तुरंत बता देगा क्या संबंध है। भाई सिग्नल और ट्रैफिक में क्या संबंध है? जिस प्रकार सिग्नल से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, भाई ट्रैफिक को कंट्रोल किससे किया जाता है? सिग्नल होते हैं ना लगे हुए, आप देखेंगे सिग्नल लाइट्स लगी होती हैं और बहुत सारे सिग्नल होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल लाइट ही सिग्नल होती हो ट्रैफिक का। बहुत सारे सिग्नल हैं जिनके द्वारा ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। तो ट्रैफिक को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? सिग्नल के द्वारा। उसी प्रकार ग्रह को जो आपका कंट्रोल किया जाएगा दरवाजे के द्वारा नहीं, ये नहीं होगा। प्रकाश को कंट्रोल करेंगे लेंस के द्वारा, चक्का को कंट्रोल करेंगे ब्रेक के द्वारा, या नदी को कंट्रोल करेंगे बांध के द्वारा। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। जिस प्रकार सिग्नल से ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उसी प्रकार बांध से नदी कंट्रोल होती है। बांध ही एक ऐसा सहारा है जो नदी को कंट्रोल करता है, कितना पानी रोकना है या कितना पानी छोड़ना है। बात आ रही है समझ में आपको? आगे चलते हैं जी इसके बाद में। अच्छा, अब आ जाता है हमारा टाइप सी। इसी में आता है टाइप सी। अब टाइप सी क्या कहता है, चलो इसे भी देखे लेते हैं, है ना। टाइप सी को भी हम लोग देखे लेते हैं, टाइप सी में क्या है। तो बात करें यदि टाइप सी की, तो टाइप सी आ गया जी हमारा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट पर आधारित है। जैसे कि हमसे कह रहा है KIT CAT के संबंध में CAT TIK है, तो बताना है PE एंड TOP के संबंध में अगला पद क्या होगा। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन होने वाला है जी। देखे लेते हैं क्या संबंध होगा। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि अरे इसने तो यही अक्षर आगे पीछे पलट के लिखे हुए हैं। भाई यही अक्षर आगे पीछे पलट के लिखे हुए हैं, मतलब जितने भी डिजिट हैं ये आगे पीछे, जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर हैं हमारे, ये आगे पीछे पलट के लिखे हुए हैं। अब देखें कैसे लिखे हुए हैं। भाई लास्ट में लिखा हुआ है CAT, लास्ट में लिखा हुआ है कितना CAT। तो इसने क्या किया, CAT को ऐसे ही उठाया और स्टार्टिंग में लिख दिया। अब बचा क्या, KIT का इसने उल्टा कर दिया क्या, TI के। तो ये संबंध है जी शुरू के दोनों में, और जो संबंध शुरू के दोनों में होगा वही संबंध लास्ट के दोनों में भी होगा। तो PE एंड TOP के बीच में हमें संबंध निकालना है। तो भाई लास्ट के जो तीन है, जैसे कि CAT का CAT, तो TOP का TOP ही आ जाएगा। और उसके बाद में जो शुरू के तीन है इनको उल्टा करके लिख देंगे NEP। जो संबंध शुरू के दोनों पदों में था वही संबंध लास्ट के दोनों पदों में है। तो आंसर हो गया जी TOP NEP, विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ेंगे फुर्ती के साथ में और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। STR के संबंध में RATS, तो WARD के संबंध में बताना है हमने अगला पद क्या होगा। अरे इसने तो दर्पण प्रतिबिंब बनाया हुआ है, कैसे, यही अक्षर आगे पीछे लिखे हुए हैं, जैसे स्टार्टिंग R फिर A फिर T और फिर S। तो ऐसे ही हम कर देंगे क्या, पहले D फिर R और फिर A और फिर W। आंसर हो गया DRAW। कहाँ है भैया, और विकल्प नंबर A। आ रहा है समझ में आपको? अब आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और यहाँ आ जाओ। AFKP के संबंध में ZUP के, तो हमें बताना है BGLQ के संबंध में अगला पद क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे जी अगला पद क्या होगा। तो देखने से ही एक फार्मूला दिमाग में अटैक कर रहा है
कौन सा वाला फार्मूला, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ और एम एन, विपरीत अक्षर वाला फार्मूला यहाँ हिट कर रहा है दिमाग में कि जी विपरीत अक्षर वाला फार्मूला यहाँ लगा हुआ है। कैसे, हमें पता है ए का विपरीत अक्षर होता है जेड, एफ का यू, के का पी और पी का के, तो यहाँ भी तो विपरीत वाला ही फार्मूला लागू होगा। चलिए लगाते हैं जी विपरीत, किसके विपरीत में क्या होगा, तो विपरीत यदि हम लगाएं तो क्यू का विपरीत अक्षर होता है जे, एल का होता है ओ और जी का होता है कितना टी और बी का कितना वाई, तो भैया जे ओ टी वाई ये हमारा आंसर होना चाहिए। कौन सा, क्यू का जे, उल्टा तो नहीं कर दिया कहीं हमने, अरे यार स्टार्टिंग में सॉरी उल्टा हो गया, स्टार्ट से स्टार्ट था ना, मैंने सोचा लास्ट वाले से स्टार्ट किया है, तो ए जेड अच्छा ऐसे था, तो यहाँ से हो गया बी वाई और जी टी और एल ओ और क्यू जे, ये आंसर हो गया जी हमारा वाई टी ओ जे, तो सही उत्तर हो गया वाई टी ओ जे। वो स्टार्टिंग से स्टार्टिंग वाला था, मैंने सोचा लास्ट वाले से स्टार्टिंग वाला मिलाया हुआ है, ध्यान नहीं दे पाया, तो वाई टी ओ जे ये हमारा उत्तर रहा। हालांकि पहचान तो देखने से ही लिया हमने, क्वेश्चन है क्या, बस इतनी पहचान होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आप पहचान लो कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है, फॉर्मूला लगाना कौन सा है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया जी, इसमें हमसे कह रहा है बताइए अगला पद क्या होगा, तो बिल्कुल बताएंगे जी इसका अगला पद क्या होगा। अगले पद का मतलब जो संबंध शुरू के दोनों में है वही एस यू डब्ल्यू वाई के संबंध में किस में होगा, तो देख लेते हैं जी भाई किस में होगा। तो इसमें क्या है कि अच्छा जी ऐसे है, चलो तो ऐसे किए देते हैं। एक संबंध तो मुझे ये दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में कि सी डी ई एफ जी एच आई, एक एक अक्षर गैप करके लिखा हुआ है, आई के बाद में फिर जे छोड़ के के एल एम एन ओ पी क्यू, तो यहां से लेकर और यहां तक जो दोनों में संबंध है वो ये है कि एकदम क्रमागत सीरीज लिखी हुई है एक के अंतर पे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, उसके बाद में जेड छोड़ देंगे जी ए बी सी डी ई और एफ जी, ये आंसर होना चाहिए ए सी ई जी, तो ए सी ई जी तो पहले ही नंबर पे लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में, आगे बढ़ेंगे या फिर चलो एक और तरीका मैं आपको बताता हूं कि जी दूसरा भी तरीका है, कोई और बिल्कुल कर सकते हैं जी। देखिए तरीके कितने भी लगा लीजिए इनमें, हो सकता है आप किसी और तरीके से क्वेश्चन करें लेकिन आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं होगा कि जी उत्तर कुछ और आ जाएगा। अगर और आ भी गया तो वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इतनी भी गारंटी है। यहां देखते हैं और क्या तरीका हो सकता है। भाई इसका मान 3 होता है, इसका मान 11 होता है, तो 3 में कितना जोड़ें 11 हो जाए तो 8, भाई 8 और 3 11 हो गए, मतलब सी में अगर 8 जोड़ें तो के पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार 5 5 और 8 13, 7 7 और 8 15, 9 9 और 7 कितने हो गए भाई, 9 और 7 तो ये 9 ही है ना, बिल्कुल ठीक है। 9 और 8 सॉरी 7 नहीं, 16 बैठ रहे थे तभी तो मैं समझ गया 16 नहीं, वहाँ तो क्यों लिखा हुआ है, 8 ऐड कर रहे हैं, 8 8 8 8 ही तो जोड़े हमने। देखिए 3 3 और 8 11, 5 5 और 8 13, 7 और 8 8 7 15, 9 9 और 9 और 8, अब 9 और 8 जोड़ेंगे तो 9 और 8 तो 17 हो गया। क्यों, इसका मतलब प्रत्येक पद में 8 8 जोड़ के लिखा हुआ है। चलो हम भी 8 8 जोड़ के लिखे देते हैं। तो एस में 8 जोड़ने, एस का मतलब हो गया 19, अब 19 में भी 8 जोड़ने जी हमने, अब 19 में भी 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 27, अब 27 का मतलब हो गया 26 पे तो जेड हो जाएगा, 27 का मतलब हो गया ए। अब आ गया यू, अब यू में, यू का मतलब हो गया 21, अब 21 में फिर से 8 जोड़ने तो 29 हो गया, 29 का मतलब 26 पे तो हमारा 27 पे तो खत्म हो गया, 26 पे खत्म हो गया जेड। 26 के बाद में 27 से ए बी सी स्टार्ट हो जाएगा हमारा, और बैठा कितना है हमारा 29 बैठा है, तो 29 का मतलब 3 सी पर समाप्त हो जाएगा। अब हो गया डब्लू, डब्लू का मतलब हो गया 23, अब 23 में भी जब हम 8 जोड़ेंगे, जब 23 में भी 8 जोड़ोगे तो 31, 31 का मतलब हो गया 26 तो अलग रख दो जेड तक निकाल के, 26 के बाद में 4 और 1 5, 5 का मतलब ई आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। वाई का मतलब हो गया 25, अब 25 में भी 8 जोड़ने हैं जी हमने, 25 में भी 8 जोड़ेंगे तो 33 हो गया, 33 का मतलब ये हो गया कि 26 तो आप रख दो अलग, 26 अलग हो गए, 4 और 3 7, 7 का मतलब कितना हो गया जी, आंसर हो गया ए सी ई जी। अगला देखें इसके बाद में आगे क्या आता है, ये आ गया जी एक और बड़ा ही बढ़िया प्रश्न आ गया, इसे देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है लिखा हुआ है, वाई ए डी के संबंध में है एन यू एस, तो संबंधात्मक में कितने के संबंध में होगा एन डबल ओ एम, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो इसे देखते हैं, इसमें क्या करना है हमने, चलो तुम भी लगा सकते हो दिमाग, वीडियो को रोक दें, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद में देखें कि आखिर यहाँ क्या संबंध बनेगा। तो मुझे देखना यह है कि आखिर एन यू एस के संबंध में वाई ए डी कैसे आया, अगर ये पता चल गया तो फिर मुझे एन डबल ओ एम के संबंध में क्या आएगा और वो भी पता चल जाएगा। क्लियर है, कितना टाइम हो गया, इसके बाद में देखेंगे भाई, चलो कि
भाई ये तो मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया। अब तो सीधे सीधे आंसर देखना है हमने कि आंसर क्या हो गया। समय भी मैंने पूछा बीच में, बहुत ज़्यादा समय हो गया। जल्दी से क्लास समाप्त करते हैं, 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत जल्दी 2-3 मिनट में समाप्त होने वाली है क्लास हमारी। अब असल बात तो ये है कि YAD के संबंध में NUS या NUS के संबंध में YAD कैसे आया, तो बिल्कुल बताते हैं जी कैसे आया। एक बात बताइए, इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, SUN सन, और सन माने क्या होता है भाई, सूर्य। इसी प्रकार DAY डे, डे माने क्या होता है, दिन। एक अर्थ ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि दोनों को जोड़ दो, SUNDAY संडे, संडे माने रविवार, लेकिन वो बन नहीं रहा है ना, जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक है। SUN सन माने सूर्य, DAY डे, डे माने दिन। जिस प्रकार सूर्य दिन में निकलता है, उसी प्रकार MOON मून माने हो गया भाई आपका चंद्रमा। और चंद्रमा कब निकलेगा, मुझे बताओ कब निकलेगा चंद्रमा, चौमासे में निकलेगा अरे कब निकलेगा, पूर्णिमा को निकलेगा चंद्रमा, कब, रात में निकलता है यार। अब रात का मतलब हो गया नाइट, अरे डे और नाइट, इसी प्रकार जो संबंध शुरू के दोनों में वही तो हमने लास्ट के दोनों में लगाना है। तो जिस प्रकार सूर्य निकलता है दिन में, उसी प्रकार चंद्रमा निकलता है रात में। अब रात का मतलब हो गया भाई NIGH और T नाइट, तो ये उत्तर होना चाहिए THGIN। तो THGIN सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है जी, यहां से आते हैं, इसे देखें 20वां लिखा हुआ है FILM के संबंध में ADGS, तो MILK के संबंध में हमें बताना है अगला पद क्या होगा। तो पहले ये तो देखो FILM के संबंध में ADGH कैसे आया। भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है 6, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो भाई 6 में से 5 घटाएं तभी तो 1 होगा। उसी प्रकार 9, अब ये है 4, तो 9 में से फिर से हम 5 घटा देंगे तो 4 रह जाएगा। 12 में से 5 को घटाए तो 7 रह जाएगा। 13 में से 5 को घटाए तो 8 रह जाएगा। अरे समझ में आ गया, ये तो बहुत आसान है। यहाँ तो प्रत्येक पद में से 5-5 घटा के लिखा हुआ है। यदि प्रत्येक पद में से 5-5 घटा के लिखा हुआ है तो यहाँ भी तो प्रत्येक पद में से 5-5 घटाना होगा। और जब हम प्रत्येक पद में से 5-5 घटाएंगे तो देखें क्या आंसर मिलेगा। इसकी वैल्यू है 13, और 13 में से भी 5 को घटाओगे तो आंसर हो गया 8, और 8 का मतलब होता है H, और H से कौन कौन से ऑप्शन स्टार्ट हैं, अरे बहुत सारे स्टार्ट हैं, तो जल्दी से बता देते हैं फिर तो हम करके। यहाँ हो गया H, इसी प्रकार ये हो गया 9, और 9 में से भी 5 गए 4, 4 का मतलब हो गया D। इसी प्रकार यहाँ 12, 12 में से भी 5 को घटाया हमने तो 7, 7 का मतलब हो गया G। उसी के बाद में आया 11, 11 में से 5 को घटाया तो कितना रह गया भाई 6, और 6 का मतलब हो गया F। तो आंसर होना चाहिए HDGF, सही उत्तर है विकल्प नंबर C। अब बढ़ेंगे आगे, इसके बाद में एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया जी आगे। तो हमारा ये प्रश्न आया कि DLOC के संबंध में है ECI, तो संबंधात्मक में TOH के संबंध में क्या होगा। जो संबंध DLOC के बीच में है, DLOC और ECI के बीच में है, वही संबंध TOH का अगले किस पद के साथ में होगा, ये आपने बताना है। ये आपका है होमवर्क, बात आ रही है समझ में, ये क्या है होमवर्क, और इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे पूरा विस्तार से। ऐसा नहीं कि जी उत्तर बता दिया ये आएगा, ये ABCD ऐसे लिख के बता दिया, क्यों आया वो भी बताना है आपने। जैसे मैंने आपको समझा रहा हूं ना सारे क्वेश्चन कि जी इन दोनों में ये संबंध है, ऐसे ही आपने बताना है कि जो संबंध इनके बीच में, पहले तो मुझे बता देना क्या संबंध है इनके बीच में, फिर इसका मुझे उत्तर बता देना, या फिर आपने इन दोनों का संबंध बता दिया तो भी पता चल जाएगा उत्तर क्या है। ठीक है, ये HW के लिए। इसके बाद में आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और आ गया जी, इसे और देखें, शायद ये या इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन हो। तो लिखा हुआ है C के संबंध में I, तो D के संबंध में बताओ क्या होगा अगला पद। भाई C और I, C का मतलब हो गया, C की वैल्यू 3 हो गई, I का मान हो गया जो स्थानीय मान होता है वो 9 हो गया, D का 4 हो गया। तो अगला हमसे पूछा है अगला बताओ अगला क्या होगा, तो बिल्कुल बताते हैं जी। तो एक पद तो ये है कि जी 3 को 9 लिखा हुआ है, तो 3 के संबंध में 9 कैसे आएगा, तो एक तो 3 का वर्ग भी 9 होता है, तो 4 का वर्ग कितना 16 हो जाएगा। अब 16 का मतलब कितना हो गया भाई, P हो गया। 16 का मतलब P है ऑप्शन में, कहीं P तो ऑप्शन में नहीं है। ऐसे मत सोचना गलत किया है मैंने, मुझे पता है क्या आंसर आएगा, मुझे सारी बातें पता है किसका आंसर क्या आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको तरीके से समझा रहा हूं जिससे कि आपको ठीक ठीक समझ में आ जाए, आप प्रश्न करने सीख जाएं। तो एक संबंध तो मैंने ये बताया कि 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, P है नहीं ऑप्शन में, इसलिए फॉर्मूला हमारा फेल हो गया। अब आगे चलते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एग्जामिनर ने वो ऑप्शन नहीं रखा। अब दूसरा, भाई 3 में 6 जोड़ें तो भी तो 9 हो जाता है, संबंध निकालना है शुरू के दोनों में संबंध क्या है, तो बहुत सारे संबंध हम इनमें विस्थापित कर सकते हैं। अब सही उत्तर एग्जामिनर ने कौन सा माना है ऑप्शन में या विकल्प में क्या क्या दिए हुए हैं वो विकल्प पर निर्भर करता है। अब यदि हम 3 में 6 जोड़ें तो 9 हो गया, तो यदि पहले 6 जोड़ा है तो अब की बार भी 6 ही जोड़ेंगे, और 4 में 6 जोड़ें तो 10, और 10 का मतलब J। अब J भी नहीं है कहीं ऑप्शन में, तो दोनों के दोनों उत्तर ठीक थे लेकिन विकल्प में नहीं है। अब आ जाओ तीसरे पे।
भाई ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 3 और 9 में क्या संबंध है, तो 3 का 3 गुना लिखा हुआ है 9, भाई 3 तिया 9। इसी प्रकार 4 का 3 गुना हो जाएगा 12, और 12 का मतलब कितना हो गया एल, और एल कहाँ है, पहला ही है, सही उत्तर हो गया जी विकल्प नंबर ए। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आ गया, और मेरे हिसाब से शायद ये अंतिम क्वेश्चन भी हो, 25वां इसके बाद में, बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ जी मैं, यही लास्ट है। इसे देखें 23वें क्वेश्चन को, कि इस 23वें क्वेश्चन में क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, आप चाहो तो इसे भी होमवर्क के लिए रख लो, चलो एक ही बहुत है, उसे ही कर लेना, इसे मैं समझा देता हूँ। हालांकि देखिए ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ही तो आपको तरीके पता चलेंगे कि क्या क्या नए नए तरीके हम इन क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4-6 फार्मूले या एक किताब हमने पढ़ ली और उसी से हम मास्टर बन के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ना, गलत है। जितने भी अधिक से अधिक आप इन क्वेश्चन को करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई स्टेट एग्जाम है, जिनमें भी रीजनिंग आएगी उनमें अधिकतर यही क्वेश्चन मिलेंगे, कम से भी कम 3 या फिर 3 से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको ये मिलते ही मिलते हैं। चलो जी, इसमें देखें इस क्वेश्चन में क्या संबंध बनाया हुआ है। तो इसमें यदि हम देखें तो इसमें बहुत सारे हिसाब किताब हम चाहें तो लगा सकते हैं कि जी ऐसे कर लो वैसे कर लो। जैसे कि एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जिसमें विपरीत अक्षर का भी फार्मूला लगा हुआ है, जैसे एफ का विपरीत अक्षर यू होता है, एच का एस होता है, जे का क्यू होता है, और एल का विपरीत अक्षर ओ होता है। अब जो संबंध शुरू के दोनों में होगा वही तो लास्ट के दोनों में होगा। अब चलो लास्ट के दोनों में इसी संबंध को विस्थापित करते हैं। तो लास्ट वाले से पहला वाला मैच किया हुआ है, तो के का विपरीत अक्षर पी होता है। अब मुझे बताओ कोई ऑप्शन पी से स्टार्ट है? हाँ है, तो सही जी, पी से स्टार्ट एक ऑप्शन मिल गया। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में एम का विपरीत अक्षर क्या होगा? एम का एन हो जाएगा, तो एन भी है। उसके बाद में ओ का विपरीत अक्षर क्या होगा? अब ओ का विपरीत अक्षर हम देखें तो एल हो जाएगा। अब एल है ऑप्शन में, एल ऑप्शन में नहीं है, ये बढ़िया रहा। उसके बाद में क्यू का विपरीत अक्षर हम निकालें तो जे हो जाएगा। तो पी एन एल जे ये हमारा उत्तर होना चाहिए, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं है। इसका मतलब पहला वाला जो फॉर्मूला है वो तो यहां लागू नहीं हो पाया हमारा, आधा लागू हो रहा है लेकिन आधा लागू नहीं हुआ। चलो कुछ और करके देखते हैं। और का मतलब हम ऐसे करके देखे लेते हैं भाई कि स्टार्टिंग से सीधे सीधे अंतर निकाले देते हैं कितना है। जैसे कि L का मान कितना हो गया? आप कहेंगे जी 12 हो गया। U का मान कितना हो गया? 21 हो गया। अब 12 में कितना ऐड करें कि 21 हो जाए? आप कहेंगे जी 9 जोड़ें। ऐसे ही यहाँ भी तो 9 ही जोड़ने पड़ेंगे आपने। जब आप यहाँ 9 ऐड कर रहे होंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी 17 है, और 17 और 9 दोनों को जोड़ा आपने तो कितना हो गया भाई? 26 हो गया। भाई 9 7 16 का यहाँ से लिख 26। अब 26 का मतलब तो जेड से स्टार्टिंग मिलनी चाहिए। अब जेड से स्टार्ट है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा फार्मूला भी फेल हो गया। अब आगे आ जाओ भाई, जब पहला ही अक्षर मिसमैच जा रहा है तो बाकी सारे मैच करने की क्या आवश्यकता है। तो मैं तो आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जितना पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। देखिए यहाँ एक नया फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, नया फार्मूला लागू किया है यहाँ। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी CHSL का क्वेश्चन है भाई, एसएससी CHSL का। अब मैं बताता हूं इसमें क्या संबंध है। अब इसमें संबंध देखिए क्या आने वाला है। आप एक बात बताओ, यहां से आप ध्यान दें या फिर यहां से पीछे की तरफ से आ जाओ, यहां से FGHIJKL, मतलब प्रत्येक अक्षर में कितना अंतर है? आप कहेंगे जी 2 का अंतर है। जैसे कि आप देखेंगे ना भाई, 12 में से 2 घटाए 10, 10 में से 2 घटाए 8, 8 में से 2 घटाए 6, या इधर जोड़ते हुए चले जाओ जैसे आपको सहूलियत रहती हो अपनी इच्छा अनुसार। यहां देखेंगे तो 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21। अरे यहां भी 2 का अंतर है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि जो डिफरेंस यहां वाले अक्षरों के बीच में है वही डिफरेंस यहां पर भी है भैया। सेम अंतर है दोनों साइडों में। इसका मतलब जो संबंध पहले में है वही संबंध, मतलब जो संबंध पहले दोनों में है वही लास्ट के दोनों में भी होने वाला है। अब पहले दोनों में तो +2 या -2 आप कह सकते हैं, दोनों ही है। इधर से चलोगे तो -2, इधर से आओगे तो +2 का संबंध। यहां देखिए यहां कितना है, तो 11 और 2 13 और 2 15 और 2 17, यहां भी 2 का अंतर है। तो जो हमारा उत्तर होगा उसमें भी जो अक्षरों का गैप होगा वो 2 के अंतर पे होगा। चलो देखो 2 के अंतर पे कौन सा दिया हुआ है, तो पहला तो है नहीं, आर के तुरंत बाद एस आ गया। अरे आप देखेंगे 18 और 1 19 आ गया। 11 और 2 13, 13 और ये भी नहीं है भाई, 13 के बाद में ये तो तुरंत 14 आ गया। 2 के अंतर होना चाहिए था। तो यहाँ हम देखेंगे 16 2 18 2 20 और 2 22, ये हमारा सही उत्तर हो सकता है यदि लिस्ट में नहीं आया तो। 21 और 2 23, 23 और 1 24, 1 का अंतर आ गया, ये भी नहीं है भाई 2 का होना चाहिए था।
सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी, VTRP। जो संबंध शुरू के दोनों में है वही संबंध लास्ट के दोनों में भी है। यहां भी प्रत्येक अक्षर के बीच में 2-2 का गैप है और यहां भी प्रत्येक अक्षर के बीच में 2-2 का ही गैप है और इनमें भी 2 का गैप है। तो जो संबंध शुरू के दोनों में है वही संबंध लास्ट के दोनों में है। इसमें अभी थोड़ी अंकों वाली जो सीरीज है वो बाकी रह गई है, उसे कल की क्लास में कर लेंगे। और बाकी भैया चीजें समझ में आई हों तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।